जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, जिस तरीके से सिनेरियो इस टाइम पर खासकर पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल दोनों सिनेरियो लगातार चल रहे हैं, लगातार। तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो हैं उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है वो इंटरफियर करना चाहता है, करने की कोशिश कर रहा है इंडियन इलेक्शंस में। इसी तरीके से खबरें आ रही हैं कि बाहर की जो दूसरी फोर्सेस हैं वो भी लगातार इंटरफेरेंस कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेशन लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, जो कहीं ना कहीं सिचुएशंस को मोदी सरकार को हटाने का एफर्ट है। तो सर, सबसे पहला सवाल यहीं से उठता है, व्हाई दिस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं इसी सवाल से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करता मतलब फ्लो में भूल गया पथिकृत जी को। पथिकृत जी हमारे को इस मामले में अच्छे तरीके से बताएंगे कि असलियत में सिनेरियो क्या है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इश्यूज और खासकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जो सर की पकड़ है वो अल्टीमेट है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर, पहला थैंक क्वेश्चन। यू सर। और थैंक यू सर। और मेरे बारे में थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आम इंसान हूँ। बट थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसी वजह से जितना भी मुझे पता है आई ट्राई टू शेयर। सर एक्चुअली क्या है ना, देखिए सर, पढ़ने लिखने। सर, एक लाइन बोलूंगा, सॉरी मैं इंटरफियर कर रहा था। जी जी पढ़ने लिखने वाले को लगता है कम पढ़ा, और जिसको नहीं आता उसको लगता है कि कितना ज्यादा पढ़ रखा है। तो उस नजरिए से मेरे को तो खैर। सर, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्यों, ये पहला सवाल था। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि आप अपनी जो वर्चस्व है या आपकी जो एज है दूसरों के ऊपर, वो कैसे आप कायम रखेंगे। आप कायम रखेंगे अपनी ग्रोथ को बरकरार रखें और दूसरे के ग्रोथ को कम करके। ये जनरली मतलब ऐसे ही होता है हमेशा। यू ट्राई टू पिन अदर्स डाउन, ऐसा किया जाता है। तो अगर हम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात जनरली करें तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। लिटरेचर बहुत है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुद गूगल में जाके देखिए। वेस्टर्न इंटरफेरेंस, सीआईए इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रेजिम चेंज वाला, वहां पे डिसिडेंट्स को फिर खड़ा करना, केओस तैयार करना, एनर्की तैयार करना, फिर अपने हिसाब का कोई एक ऐसे रेजिम को ले आओ जो पश्चिमी देशों के जो वर्चस्व है उसको मान ले, एक्सेप्ट कर ले। तो अल्टीमेटली जो गेम है ना, वो गेम है ऑफ कंट्रोलिंग योर रिसोर्सेस। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी फिनलैंड जो है, जो नेटो का पार्ट हो गया, अभी ऑफिशियली दे हैव ज्वाइंड नेटो। तो दे साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स, अभी रिसेंटली न्यूज में आया। सो उनके सरकार को लग रहा है कि दिस मे रिड्यूस दैट सोवरेंटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो इट विल दे विल गो एंड गेट इट रेटिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट। टू थर्ड मेजोरिटी होगा तब भी वो रेटिफाई करेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा वहां पे, यूएस के फोर्सेस या दूसरे देशों के फोर्सेस जब कभी उनके बेस में आ सकता है, जब कभी ऑपरेशंस कर सकता है, उनको लीगल इम्यूनिटी होगा, उन्हीं से हथियार खरीदना पड़ेगा। कहने को तो वो सिक्योरिटी देंगे, बट टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसको कहते हैं अपना वर्चस्व रखना। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि रेजिम चेंज वाला जो गेम है ये पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ये जो रेजिम चेंज का गेम अभी जो हम देख रहे हैं, उसका नींव लगाया गया था करीब 2009 से। 2008 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर वाज सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके ऊपर हमें तो पता नहीं उसमें क्या लिखा है। लेकिन उसके बाद से ही देखना बहुत कुछ इस देश में सर हुआ था। एक मूवमेंट शुरू की गई थी जहां पे ऐसे लोग थे, कहा जाता है उनको फोर्ड फाउंडेशन से सपोर्ट मिला था। फिर एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया उनको एकदम दूसरा गांधी जी के हिसाब से दिखाने की। तो खैर, हालांकि आजकल वो जेल में है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों का ये एक कैलकुलेशन था कि 2024 तक उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। हम्म। अब 2014 में मोदी जी आ गया, ये कैलकुलेशन इनके दिमाग के बाहर चला गया था।
इसी वजह से अभी देखिएगा कि पिछले 2 हफ्ते से यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूएन में बहुत फड़फड़ा रहा है किसी के अरेस्ट को लेके। इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? मतलब इतना क्या है? हमारे देश में तो कोई बोलता नहीं जर्मनी में क्या हो रहा है, यूएस में क्या। एक तो यूएस ऐसा, वहां पे ट्रंप ट्रंप ताकि ट्रंप लड़ाई ना कर पाए, ना कंटेस्ट कर पाए इलेक्शन को, इतना कुछ तो वहां का सरकार कर रहा है अगेंस्ट ट्रंप। यूएन का जो ओरिजिनल मैंडेट था लड़ाई रोकने का, वो तो लास्ट मैंडेट हो गया। वो तो मतलब वो दैट इज द लास्ट थिंग यूएन डज। आज तक यूएन कभी कोई लड़ाई रोक ही नहीं पाया है 1945 से लेके। सेक्रेटरी जनरल को अपना तनख्वाह मिल जाए महीने के अंत में, उससे ज्यादा वो सोचता नहीं, वो कोई भाव ही नहीं देता। तो उनको अचानक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी लेके चिंता क्यों है? बगल वाले पाकिस्तान में इमरान खान भले है बुरे है जो भी है, जीता इलेक्शन, इसके बाद जेल में है, और जो हारे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इसके ऊपर अमेरिका कोई बात नहीं करता। इसमें एक लाइन अमेरिका के एक मिनिस्टर ने बोली थी कि देयर आर सर्टेनली लिटिल इनडिस्क्रिपेंसी, समथिंग एक वर्ड यूज किया था, सॉरी मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा, कि हाँ कुछ हल्का फुल्का हुआ है, दैट कुड बी मैनेज्ड। इमेजिन, वो हल्का फुल्का है, वो हल्का फुल्का है। तो इंडिया में देखिएगा 2014 के बाद से ये बहुत बार ऐसे ऐसे चीजें की गई जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इस देश में एक अनरेस्ट पैदा हो। देखिए आपको याद होगा शायद, और दर्शकों को भी याद होगा, एक इनटॉलरेंस का डिबेट शुरू किया गया और सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में इनटॉलरेंस इनटॉलरेंस। अरे भाई, मतलब अचानक सबको इंटॉलरेंस जो शब्द है एकदम आ गया। हाँ, बहुत इंटॉलरेंट है। इसके पहले वो अकबर, औरंगजेब कोई इंटॉलरेंट नहीं था, टीपू सुल्तान इंटॉलरेंट नहीं था, कांग्रेस भी इंटॉलरेंट नहीं था, लेकिन 2014 के बाद इंटॉलरेंट हो गया इंडिया। अच्छा, उसके बाद आया अवार्ड वापसी। एक फिल्म फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों को सामने रख के हम वापस कर देंगे अवार्ड। वो अवार्ड का पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन अवार्ड वापस करके दिखाएंगे, देखिए हम लोग कितने नाखुश है। हाँ, इंडिया एकदम बर्बाद हो गया, इनटॉलरेंट हो गया। उसके बाद एक दादरी में इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसको एम्पलीफाई करके इलेक्शन को, ताकि लोग एक स्टेट लेवल इलेक्शन को, ताकि वो इम्पैक्ट करे। मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राना घाट जो वेस्ट बंगाल में है, उसमें एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। वन नन वाज रेप्ड, गैंगरेप हुई थी। दुखद की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक नैरेटिव चलाया गया था, इट वाज डन बाय पीपल लिंक्ड टू आरएसएस एंड बीजेपी। उसके बाद पता चला जो लोगों ने ये किया था, दे वर रॉबर्ट्स, गैंग थे, दे वर रॉबर्ट्स, डकैत थे, बांग्लादेशी। उसके बाद चलाया गया रफाल वाला इंसिडेंट। आपको याद है किस तरह से वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स रफाल के ऊपर, अचानक देश रफाल लेके बहुत चिंतित हो गया, अरे रफाल रफाल रफाल। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। एक कृषि जो कानून आया था, जो सबको बेनिफिट देता, उसको लेके किस तरह का रायट, डिसइंफॉर्मेशन। उसके बाद और उसके पहले सीए को लेके रायट हुआ, सीए पहले आया था। उसके बाद वैक्सीन को लेके एक सस्पिशन तैयार करना कि इंडिया का वैक्सीन कभी हो ही सकता है क्या? जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे वो उसको वैक्सीन कैसे कह सकते हो? इंडिया के वैक्सीन खराब है, और उस वैक्सीन को सारे तरह के अप्रूवल मिलने में कितना टाइम लगा दिया। उसके बाद सेंट्रल विस्टा को लेके, ये लेके वो लेके, उसके बाद आया और उसके बीच में ये भी चल रहा था कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे खराब है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, इंडिया के कैपेसिटी बढ़ा रहा है, वो सारे खराब है, और जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारे महामहिम है, वो तो एकदम मतलब फिलैंथ्रोपी के हाइट में है। तो अदानी अंबानी शुरू किया। उसके बाद हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लाया, ऐसे लाया कि देखो 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 क्या हो गया। उसमें जॉर्ज सोरोस आके बोलता है कि वो उम्मीद लगा रहा था उसमें कुछ चेंज आएगा, बहुत बड़े पैमाने में डेमोक्रेसी, ये वो फलाना ढिमका। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया। लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए यह है कि जितने बार भी इन लोगों ने कोशिश किया, जिस तरह से इन लोगों ने यूक्रेन में 2014 में यूरो मैदान रेवोल्यूशन, एक चुनी चुनाई एक गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया,
अपने बंदे को लाया, उस बंदे ने वेस्ट के लिए रशिया से भिड़ गया और वेस्ट के लिए रशिया से लड़ाई करते करते आज वो ना घर का ना घाट का, वो बर्बाद हो गया यूक्रेन। तो वो कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो और ऐसे माहौल तैयार किया जा रहा था कि ताकि प्रोवोकेशन करके ऐसा हो जाए कि सरकार गोली चला दे, किसान आंदोलन में, एंटी सीए राइट में गोली चला दे। तो गोली चला देने के लिए पहले से शायद कुछ वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखा हुआ था और आज गोली चला दिया, लेकिन गोली चलाए नहीं सरकार ने। एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी अपसेट कि गोली क्यों नहीं चलाई। तो किसान आंदोलन के टाइम मुझे लगता है, मुझे याद है, एक नेता है, बहुत बड़े किसान नेता, वो कह रहे थे कि तो सरकार ने गोली क्यों नहीं चलाई जब रेड फोर्ट में ये सब हुआ। मतलब प्रिपरेशन था। फिर दिखाएंगे, देखो देखो फैसिस्ट है, ये है, हेजेमोनिक है, इसको खत्म किया जाए, नए सरकार लाया जाए, सैंक्शंस लगा दो, इन्वेस्टर्स को बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट मत लाओ, सब खत्म। फिर उसके बाद कोविड के टाइम ये दिखाया गया 25-30 करोड़ का हो जाएगा कोविड, सब मर जाएंगे, इकोनॉमी बर्बाद। और इकोनॉमी को क्या एडवाइस दिया जा रहा था? प्रिंट करो, नोट छापो, नोट छापो, न्याय न्याय दो, सब कुछ हो, छाप छाप के नोट दो। और नोट छापने के चक्कर में बहुत सारे इकोनॉमी बर्बाद हो गया। श्रीलंका से शुरू करके होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप इज इन रिसेशन। पहले इन्फ्लेशन फिर रिसेशन। अब इंडिया ने नोट भी नहीं छापा, वैक्सीन भी नहीं इंपोर्ट किया, मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में वैक्सीन दिया, लोगों को तगड़ा रखा, बोला अब तुम अपना धंधा करो। और जब पूरे दुनिया में एक बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया एमर्ज एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इतना ग्रोथ हुआ कि आईएमएफ को भी बोलना पड़ा इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन अ डार्क होराइजन। तो सर ये तो दिक्कत की बात है। वो ब्राइट स्पॉट भी हो रहा है और हमारे मार्केट भी खराब हो रहा है, वो ब्राइट स्पॉट भी हो रहा है, फिर आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। वो खुद बनाएगा सब कुछ और फॉरेन से कुछ खरीदेगा तो बोलेगा चलो 20% हम इंपोर्ट करेंगे, बाकी जो है इंडिया में बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट इन इंडिया। तो आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, खुद का अपना वैक्सीन बनाओगे, खुद का अपना वेपन सिस्टम्स बनाओगे, आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा कि ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा। अगर ब्रेन ड्रेन खत्म नहीं होगा तो अमेरिका कैसे चलेगा? क्योंकि यहां से लोग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के इंडिया को गाली देके बाहर जाएगा, उनको बोला जाएगा इंडिया की जैसा, इंडिया से बदतर देश है नहीं। उसके बाद वहां पे जाके अपना स्टार्टअप शुरू करेगा, तब जाके ना अमेरिकन इकोनॉमी को मुनाफा मिलेगा। वो यहां पे अगर वो शुरू कर दिया, इफ इंडिया इमर्जेस एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 1.25 लाख स्टार्टअप्स, उनका कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ 113 यूनिकॉर्न इज $350 बिलियन। ये कैसे चल सकता है यार? इतना इंटॉलरेंस कैसे हो गया? ये तो इंटॉलरेंट है, ये नाइंसाफी है। फिर बोल रहा है कि मल्टीलैटरल, वहां जो इंडियंस है वो वापस आने लग जाएंगे तो उनको कौन कमा के देगा? अच्छा दूसरी चीज है, आप अगर यहां से बाहर गए हो, यू विल ओनली बी एंटरटेन्ड इफ यू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने में जो एनआरआई कम्युनिटी है, जिसके साथ इतने अच्छी तरह से मोदी जी कंसिडर्स देम एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और जिस तरह से इनको जोड़ के रखा है, और मैं ये कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द एनआरआईज आर एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक। तो ये आज इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। तो यू कनेक्ट ऑल दीज टुगेदर, देन यू फाइंड दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। फिर इन लोगों ने सोचा कि चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, चलो हम लोग चाइना के खिलाफ इनको सपोर्ट कर देंगे एंड दे विल फाइट आवर वॉर अगेंस्ट चाइना। वो हमारे लिए चाइना से लड़ेगा जैसे यूक्रेन रशिया के लिए साथ लड़ रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम चाइना के साथ है और हम अपनी तरह से डील करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई और लड़ाई करने नहीं आएगा हमारे लिए। तो वी आर डूइंग इट इन आवर ओन वे, अपना इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, रेसिलियंट सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वेपन सिस्टम्स 2014 में जो था उससे बहुत बड़े पैमाने में उसका इजाफा हुआ है। समय आने पर यहां भी जो जरूरत है हम कर देंगे, और उसमें भी मैन फॉर मैन, मशीन फॉर मशीन, वेपन फॉर वेपन जो डिप्लॉयमेंट पिछले
4-5 साल में मोदी जी ने अक्रॉस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल किया है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके साथ चाइना वो नहीं कर पाया जो चाइना साउथ ईस्ट एशिया में हर एक देश के साथ करता है, सलामी स्लाइसिंग कर करके। अभी जो वाइब्रेंट विलेज मॉडल है कि सारे बॉर्डर्स के विलेजेस को जहां से पलायन होता था, क्यों पलायन होता था? डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी जो नेहरू के टाइम से चल रहा था। स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी कि बॉर्डर इलाके में कोई डेवलपमेंट ना करो ताकि चाइना आ जाए तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गाड़ी चल नहीं पाएगा, टैंक चल नहीं पाएगा। दिस वॉज वेरी डिफिटिस्ट अप्रोच। इसके वजह से सैकड़ों गांव खाली हो गया, सब शहर में आ रहे थे। आज वाइब्रेंट विलेज मॉडल से यू आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोज प्लेसेस ताकि पहले तो वो उनको शहर ना आना पड़े, दूसरी चीज है टूरिस्ट वहां पे जाए। ठीक है, सो ये सब चल चल के टुडे द सिचुएशन इज सच, इतना इनके ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे वेस्टर्न देश जो है इंडिया के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। ये जितने देश है, अमेरिका भी डीपली डिवाइडेड है, उसमें एक सेक्शन इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया एंड आई थिंक अनदर सेक्शन इज अगेंस्ट इंडिया, ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे खराब है और सिर्फ हम ही भले है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको लगता था कि इंडिया के ग्रोथ जो है दैट शुड बेनिफिट अस मोर देन एनीवन एल्स। इंडिया मार्केट रहे, कॉम्पिटिटर की तरह उभर के ना आए। फिर क्लाइमेट चेंज वाला इशू हो गया, तो इनका प्रॉब्लम कहां पे है सर? प्रॉब्लम ये है, आई थिंक दे कैन स्टिल एडजस्ट विथ चाइना कि चलो चाइना तुम उस तरफ तुम संभालो, इस तरफ हम संभालेंगे। तो इंडिया जो आया पिछले 3-4 साल में, खास करके कोविड के बाद में रशिया का साथ यूक्रेन का जब लड़ाई शुरू हुआ, जयशंकर जी ने जिस तरह से द मैनर इन विच इंडिया इज स्पीकिंग, सवाल पूछ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज अगर इशू है तो 300 साल तक तुमने कोयला और पेट्रोल का इस्तेमाल पूरा किया अपने डेवलपमेंट के लिए, हमारा टाइम आए तो क्लाइमेट चेंज की बात याद आ गई। तो क्लाइमेट चेंज अगर इशू है तो जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आप वो मुझे मुफ्त में दो, वो तो नहीं दोगे। तो इंडिया ने जो सवाल उठा रहे, कल्चरल सवाल कि वाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट, ये मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। कल्चर की इशू उठा रहा है, क्लाइमेट चेंज की इशू उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? कि वेस्ट ने जो नैरेटिव सेट किया, ये नहीं बोल रहा इंडिया की क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात मत करो, पर बोल रहा है कि तुम तो इतने पोल्यूशन करते हो, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलते हो। हम अगर थोड़ा सा भी डेवलपमेंट के लिए कोयला इस्तेमाल करें तो हम बहुत बुरे इंसान हो गए। तो ये जो एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ होके इंडिया उभर रहा है, आप देखेंगे रिसेंटली जो गयाना का प्रेसिडेंट है, जिस तरह से इसने लताड़ा बीबीसी के जर्नलिस्ट को, आपको याद होगा, शायद आपने देखा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोला रहे तुम्हारे देश में $150 बिलियन का लेकिन ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन सोचिए इसमें कितना पोल्यूशन होगा। बोला वेट अ मिनट, स्टॉप योर हिपोक्रेसी। तुम्हारे देश कितना पोल्यूशन करता है और हम लोग जो फॉरेस्ट को अब तक बरकरार रखे उसके लिए कभी आपने हमें कॉम्पेंसेट किया? तो इंडियाज रेसिलियंस एंड डिफायंस is encouraging small countries to speak up against the West. ये जो एक प्रिजम्पशन लेके वेस्ट चल रहा है, जैसे जयशंकर जी ने कहा, यूरोप मस्ट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। yes. तुम्हारे देश में टेररिज्म होगा तो पूरे दुनिया को जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बोलोगे आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। लेकिन हमारे देश में टेररिज्म होगा तो तुम उसमें अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो तुम बोलोगे ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहा है। ये जो एक नैरेटिव है ना, आप सुन लीजिए इस नैरेटिव को। ये नैरेटिव जो वेस्ट ने तैयार करके रखा, द वेस्ट नोज द बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर द रेस्ट, इसको इंडिया ने तोड़ रहा है। तुम लड़ाई करने जाओगे इराक में, 5 लाख बच्चे मर गए क्योंकि उनको एसेंशियल मेडिसिन नहीं मिला आपके सैंक्शंस की वजह से। तब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए वो लड़ाई है। देखो ठीक है, छोटा मोटा कोलैटरल डैमेज हो गया, लेकिन रशिया अगर लड़ाई करे तो वो जेनोसाइड है।
ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हर 5 साल में तुमको लड़ाई तैयार करना है क्योंकि तुम्हारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को नहीं तो धंधा नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे, मार्क माय वर्ड, अमेरिका जो है कभी कोई लड़ाई जीतता नहीं है, नहीं जी, उसको एलोंगेट करता रहता है ताकि और सप्लाई आए और सप्लाई। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अच्छा खासा, यूएस ने अफगानिस्तान में $2.5 ट्रिलियन खर्च किया। ये $2.5 ट्रिलियन 20 साल में गया कहां? $2.5 ट्रिलियन में तो अफगानिस्तान का इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के 3 टाइम्स होना चाहिए था, 4 टाइम्स होना चाहिए था। या एक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सोच सकते हो, $2.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन अगर अमेरिका ने किया है, 90% ऑफ दैट मनी was routed back to US for buying weapons from American defense companies. So America fought a war in Afghanistan, एक जोक है, fought for 20 years, lost several thousand lives, had many presidents who went and who came and went to replace Taliban with Taliban. सर अब ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, जैसे आपने 2 चीजों को बताया, एक्चुअली यहाँ मुझे 3 चीजें नजर आती हैं। वेस्ट नॉर्मली इंडिया की जो क्रिटिसिज्म करता है वो पहला करता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के नाम पर, सबसे ज्यादा शोर इसी के नाम पर मचाता है। दूसरा, जैसे आपने बताया, कल्चरल इश्यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी, माइनॉरिटी राइट्स एंड ऑल। और तीसरा, एनवायरनमेंट। इंडिया से आप इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन, ये कल्चरल इश्यूज वाला मामला अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अपने यहाँ का कल्चर में नहीं, मैं आपको बताता हूँ कल इनको कल्चर से क्या प्रॉब्लम है। जब इंडिया में मोदी जी टेम्पल का रिजुविनेशन करते हैं, या आज के जनरेशन का जो एक ओरिएंटेशन हुआ है टुवर्ड्स कल्चरल रूट्स, ये क्यों प्रॉब्लम है वेस्ट के लिए? देखिए, वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वेस्ट का कॉन्सेप्ट इज टोटली कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, आपको वो दिखा देंगे कि आपकी जिंदगी बेकार है जब तक आप बहुत बड़े पैमाने में नहीं खरीद रहे हो, कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। तो आप अगर मानिए कि आप एक ऐसा इंसान है जो पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन मानिए कि एक हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, एक 25 साल का बंदा 50,000 कमा रहा है, लेकिन 50,000 में 40,000, 35,000, 30 से 35,000 वो बचा रहा है और 15,000 खर्च कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। उसको वेस्ट बोलेगा ये तो बैकवर्ड है यार, ये ना क्लब में जाता है, ना दारू पीता है, ना सोशल ड्रग्स लेता है। सो इफ यू आर रूटेड टू द कल्चर ना, then it is very difficult to mold you. तब क्योंकि आपका अगर आपको आपके if you are part of a joint family, या if you are rooted to your family, your parents, your cousins, तो आपके वैल्यू सिस्टम है। मोदी जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, डेवलपमेंट को यू हैव टू एम्बेड दैट विथ योर कल्चरल इथोस, फिलॉसफी, traditions, your civilizational ethos. तो civilizational ethos जो है, if you are rooted to that, फिर आप ना, फिर you will stop thinking or believing what West says. आपको लगेगा कि listen, I don't need that. I know, हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन से आप देखेंगे हमारे घर में माताजी, पिताजी या दादाजी, दादी जी, इन लोगों ने सिखाया कि यू हैव टू कंजर्व द नेचर कंजर्वेशन तो घर से सीख के आए बचपन से कि जितना चाहिए पर्याप्त उतना ही लो। ये वेस्ट से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो द फैक्ट दैट यू कैन हील योरसेल्फ, द फैक्ट यू कैन डू योगा एंड मेडिटेशन टू हैव अ क्लियर कट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अगर आपका वो धैर्य लाइफ में आ गया, एंड इफ यू आर नॉट रेस्टलेस, तब तो आप उतना कंजम्पशन बेस्ड नहीं होंगे ना कि शॉपिंग किया तो फिर अच्छा लगा, नहीं तो आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड,
सी द वेस्टर्न कल्चर क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन यू ऑल द टाइम, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आपको कुछ करना है। क्यों? उनका प्रॉब्लम क्या है? आपको पहले बोलेगा अरे यू आर स्टेइंग विद फैमिली, गेट आउट, यू बी मॉडर्न, फिर आप अकेले हो जाओगे, आपके कजिन वजिन कुछ नहीं है। वेस्टर्न, आप अमेरिका का कॉन्सेप्ट देखिए, यू स्टे अलोन फ्रॉम द एज ऑफ 18, 20 कुत्ते 40 बंदूक के साथ रहते हो। एवरी 4 months योर गर्लफ्रेंड चेंजेस विथ नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीबडी। घर पे आप जाओगे तो पेरेंट्स हैव डाइवोर्स्ड, दे हैव रीमैरिड अगेन, सो यू हैव नो रूट टू फॉल अपॉन। देन यू स्टार्ट फीलिंग कंप्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। Then you are doing what? You are addicted to drugs, you are addicted to drinks, you are addicted to sex, and you are addicted to consumption. You don't cook food, you just buy fast food. Then you are addicted to video games, and one day you are so frustrated, you take a bomb, you take a gun, एक kindergarten में जाके 20 बच्चों को गोली मार देते हो। उसमें भी पाबंदी नहीं होता सर, नेशनल राइफल एसोसिएशन रेस्ट्रिक्शन नहीं करने देता कि नहीं नहीं, किसी का अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको बंदूक बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस है वहां पे। सो कल्चर की बात यह आती है कि पहली चीज तो यह है कि जब हिंदुस्तान में रिसेशन आता है या कोविड होता है, रिसेशन भी आता है कि हिंदुस्तान में लोग मरते नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेटा का नौकरी चला गया, बाबा पिताजी बोलेगा चल आ जा, मैं देख लूंगा, डोंट वरी, देयर इज अ फैमिली टू फॉल अपॉन। कोविड के टाइम आया, वेस्ट ने सोचा इंडिया तो बर्बाद, इतना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बट द कम्युनिटी हेल्प ईच अदर, द नेबरहुड हेल्प ईच अदर, एवरीबडी स्टूड बाय ईच अदर, और हमारी इनहेरेंट इम्यूनिटी वाज बेटर देन देम, क्योंकि हमारे फूड में वैल्यू होता है। उनके फूड क्या होता है? सुबह एक मीडियम बर्गर और मीडियम कोल्ड ड्रिंक्स, शाम को एक छोटा बर्गर एक छोटा कोल्ड ड्रिंक्स, और रात को एक बड़ा बर्गर और बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो खाना है उनका, फूड वैल्यू कहां पे है? So if your food system is so good that you don't need medicines, then it's a problem. If your value system is so strong that you don't need to consume, then it's a problem. If you are mentally not unhealthy by the age of 40, तो फिर ड्रग्स कैसे बेचेंगे? If by 45 you don't have diabetes, heart problem, blood pressure problem, psycho problem, liver problem, तो फिर कैसे चलेगा फार्मा इंडस्ट्री? yes. और अगर आप बोलते हो कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती सर्वे सुखिंदु भविना, उसके सर्वे संत निरामया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि दुनिया में शांति आए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो वॉर नहीं होगा तो डिफेंस इंडस्ट्री में जो अमेरिका पैसा कमाता कैसे कमाएगा? सो यू इफ यू आर रूटेड टू कल्चर, आप सोचिए, ये कोई आपको पूछेगा, जो हमारे सिनिक्स कुछ होते हैं कि अरे हमारे तो जितने भगवान है इनके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो भगवान हमेशा ये कहा है कि शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलता है। शस्त्र और शास्त्र क्यों चाहिए? यू नीड द शास्त्र टू गाइड योर शस्त्र, एंड योर वॉर इज योर लास्ट ऑप्शन। आप रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, बहुत बड़ी जंग हुई, बट फॉर ऑन बोथ ओकेशंस war was the last option. कृष्ण जी ने इतना बोल दिया कि 5 गांव दे दो, लड़ाई नहीं होगा। लेकिन war is not the first option. अब वेस्ट का बिजनेस मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल इज कि वॉर करो और उसको जस्टिफाई करो यूएन से, व्हाई दिस वॉर इज सो इंपॉर्टेंट। और फिर तो इंडिया क्या बोल रहा है? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, मोदी जी बोल रहा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लाओ। यूएन को बोल रहा है भाई तुम तो पैसा नहीं देते हो, जब श्रीलंका क्राइसिस में हो जाता है हम जाते हैं, जब टर्की में अर्थक्वेक होता है तुम तो यूक्रेन में लड़ाई करने में बिजी हो, वहां पे पैसा नहीं देते हो। सो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी रिफॉर्म। दुनिया में सिर्फ डॉलर का वर्चस्व रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम है। देश बैंकरप्ट क्यों होते हैं? देश बैंकरप्ट होता है बिकॉज दे नीड डॉलर एंड दे डोंट हैव इट। व्हाई शुड एंटायरली द होल वर्ल्ड बी डिपेंडेंट ऑन डॉलर? तो इंडिया जब यूपीआई करता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडिया जब बोलता है कि रूपी रूबल ट्रेड होगा, मैं रूपी में ट्रेड करूंगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। इंडिया जब बोल रहा है कि मैं अपना इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, ठीक है, वी आर स्टिल नॉट एट दैट लेवल, बट वी आर ट्राइंग। हमारे खुद के 5G है। टुमारो इंडिया ने नेशनल डीप टेक मिशन में वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरा इकोसिस्टम फॉर सोलर पैनल्स टू एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में भी डेवलप सप्लाई चेन रेसिलियंस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जितने भी चीजें हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें अपना एक लेवल हो। देन इट्स अ प्रॉब्लम अनलेस इफ इट्स अ प्रॉब्लम इफ यू ओनली से कि भाई हम खरीदूंगा तो मेरे देश में तैयार करो एंड इवेंचुअली आई विल मेक इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि यार आधे टाइम तो इंडिया मुफ्त में दे देता है वैक्सीन खाना, तो मुफ्त में दे देगा तो रेवेन्यू मॉडल खराब हो रहा है हमारा। आपको पता है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के जेनेरिक ड्रग को लेके, जन औषधि जो जितने दुकान खोला है, आपके मेडिकल बिल 80% कम हो रहा है क्योंकि आप जेनेरिक आप फॉर्मुलेशन से यू आर टेलिंग द डॉक्टर्स गिव द फॉर्मुलेशन। सर तो इन एक कंपनीज का दवाई, क्या होगा? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। एक दवाई मतलब नॉर्मली अप्रोक्सीमेट 1300 या 1400 रुपए की आ रही थी, ठीक है। वही दवाई जेनेरिक जेनेरिक ड्रग्स की फॉर्म में मात्र 60 रुपए की आई। आई गॉट शॉक्ड, ये क्या था। बताइए। आज सर, सर इस देश में आज बहुत बड़े पैमाने में नी ट्रांसप्लांट हो रही है, नी ट्रांसप्लांट, और मेरी मम्मी की भी हुई। आज इट हैज बिकम अफोर्डेबल क्योंकि नी का जो वो ट्रांसप्लांट का जो वो है और उसके साथ जो स्टेंट है उसके प्राइस के ऊपर सरकार ने कैपिंग लगा दिया। पहले होता नहीं था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। टुडे नी ट्रांसप्लांट का जो वो है वो उसका प्राइस इज 75,000 और जो स्टेंट है उसका प्राइस दो तरह का होता है 7,000। एक है ड्रग एम्यूलेटिंग और दूसरा है विदाउट दैट। तो उसमें एक तो 7,500, दूसरा है अराउंड 30,000। उसका पहले कितने कीमत में बेचा जाता था? कोई माँ बाप नहीं है ना फार्मा प्राइस की। सो इसी वजह से अब मोदी जी जो सप्लाई चेन रेसिलियंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इस देश में सारे चीज हो रहा है, ये देखिए हम जो भी बोल रहे हैं पश्चिमी देशों के या इनके जो डीप स्टेट कहा जाता है जो भी है, ये बुद्धि तो रखता है ना। उनको तो समझ में हाँ ये आ रहा है हमारे देश में जो विरोधी है उनसे ज्यादा समझ है। हमारे देश में विरोधी में बहुत लोग हैं, सब नहीं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते क्योंकि चोरी बंद कर रहा है। लेकिन जो विदेश में है बैठे हैं वो इसीलिए कंसर्न नहीं है। उनको कंसर्न इस चीज के लिए कि ये तो अगले 5 साल 10 साल में और एक चाइना बन जाएगा जिसको हम कंट्रोल खुद तो दूर की बात उल्टा हमें लताड़ेगा और ऑलरेडी लताड़ रहा है। क्योंकि जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, कल को ब्रेन ड्रेन भी खत्म होगा, कल को हमारे खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होंगे, कल को 100% ना सही 70% रेसिलियंट सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स तो हो ही जाएगा। कल को क्वांटम कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी विल हैव समथिंग ऑफ आवर ओन। तो दैट इज द प्रॉब्लम। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज का हेज करके कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और इंडिया क्या कर रहा है? पहले तो ये इंडिया को बोलता था कि भाई तुम बड़े बड़े बातें करते तो कुछ हो नहीं। आज इंडिया हैज डिप्लॉयड मोर देन अ डजन मेजर फ्रंटलाइन वॉरशिप्स इन अरेबियन सी एंड रेड सी रीजन और सबकी रक्षा कर रहा है विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया वांट्स स्टेबिलिटी इन दैट एक्सटेंडेड नेबरहुड। किसी से कुछ मांग नहीं रहा है। अमेरिका जाएगा ईरानियन शिप को बचाने? नहीं जाएगा। हम तो ईरान के लोगों को भी बचा रहे हैं सोमालियन पायरेट से, और जो कोई किसी और को अगर कोई अटैक हो रहा है उसको भी बचा रहे हैं। और जहां पे सख्ती से बात करना होता है वो किया जा रहा है। आपको लगता है कि वैसे ही कतार से सबको छोड़ दिया गया जो हमारे इंडियन नेवी के वेटरन्स थे? तो ये रेजिम चेंज का गेम जो है ये बहुत दिन से चल रहा है और अभी चल रहा है इसी वजह से। इंडिया में इन लोगों ने फुल फ्लेजेड डिप्लॉय करके रखा। अभी तो एक जर्मन शेपर्ड जर्मनी में बैठा था, वो अभी आया है यहाँ पे, अभी यहाँ से कुछ कर रहा है। आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? तो बिल्कुल वो सर। यहां से अब यूट्यूब में करेगा। तो फुल फ्लेजेड एक चल रहा है, फुल फ्लेजेड। इट इज दिस इज द आई एम टेलिंग यू। मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि इसको वोट दो उसको वोट दो, बट जो आपके दर्शक है मैं सबको ये बोलूंगा प्लीज गो एंड वोट फॉर ए कंट्री, फॉर ए पार्टी विच विल थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द कंट्री।
बगल वाले ड्रेन में पानी जम गया इसलिए सरकार में हम उसको नहीं चुनेंगे, इसको चुनेंगे, डोंट डू दैट। आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इफ यू वांट टू सी अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, वोट फॉर ए पार्टी विच इज नेशनलिस्ट इन नेचर, और प्लीज गो एंड वोट। ये सबसे बड़ी बात है, गो एंड वोट। एंड दिस इज द इलेक्शन ऑफ चेंजिंग द ग्लोबल डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। हर चीज में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्यों डिसाइड करेगा व्हाट इज गुड फॉर अस? हर चीज में यूएन करता, यूएन का कौन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो आज तक कौन सा लड़ाई खत्म कर पाया है? यूएन आज तक, आपको पता है, यूएन हैज स्टिल, यूएन में अभी तक टेररिज्म का डेफिनेशन ही नहीं है। नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव फेस्ड इट रिसेंटली। शैडो बैनिंग तो है ही, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है सर, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। मैं आपको बताऊं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनके लिए क्या है? यूट्यूब में आपको रशिया टुडे चैनल नहीं मिलेगा, और हो सकता है ये बोलने की वजह से मेरा भी ये प्रोग्राम भी कभी बैन ना कर दे यूट्यूब। आपके यूरोप में रशिया टुडे इज बैंड, स्पुटनिक इज बैंड। यूके सीजीटीएन के ऊपर एक्शन लेता है, चाइना टेलीविजन जो उनका है, सीजीटीएन चाइना ग्लोबल टेलीविजन ऐसा कुछ है, बिकॉज उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्टेक है। पर हम कुछ एक्शन लेंगे तो वो बहुत बुरा है। ह्यूमन राइट्स की बात, आप कौन सा क्लाइमेट को बचाते हो जब आप इतने बड़े बड़े बम फेंकते हो लड़ाई के टाइम? कौन सा क्लाइमेट में एकदम शुद्धिकरण हो जाता है? आप यूक्रेन का वॉर, यू कुड हैव, वेस्ट कुड हैव स्टॉप्ड एंड अवॉइडेड द यूक्रेन वॉर। अमेरिका कभी अलाउ करेगा रशिया को कनाडा में बेस बनाने के लिए? अलाउ करेगा? तो आप क्यों जा रहे हो उंगली करने वहां पे? इन द बैकयार्ड ऑफ रशिया, यू वांटेड द वॉर टू हैपन। आप मिडिल ईस्ट में क्या करके रखे हो? ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हो ताकि प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ा के रखा जाए, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा। फिर आप ऐसा माहौल ईरान के लिए भी तैयार करके रखे हो कि वो प्रोवोक होकर कुछ ना कुछ करता रहेगा। और आप वैसा तो बोलते हो यू आर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन आपका जो एक सगा भाई है कतार, उसमें हमास का लीडरशिप बैठा रहता है, आप कुछ करते नहीं हो। फिर लड़ाई शुरू होता है, फिर आप इजराइल को सपोर्ट करते हो और आर्म्स देते हो, अच्छी बात है, बट आप करना क्या चाहते हो अल्टीमेटली? तो आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के रखोगे सैंक्शंस लगा के, आप वैक्सीन के प्राइस बढ़ा के रखोगे, आप कभी लड़ाई कहीं पे खत्म होने नहीं दोगे। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से निकालने के लिए इतना मुहिम चलाया गया। पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन में क्या स्टेटमेंट आता है बताइए? इनको पता नहीं है क्या होता है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, ये जो रशिया में टेरर अटैक हुआ, ये सिर्फ आईएसआईएस का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन आईएसआईएस की वो कैपेसिटी आज है कि नहीं है, वो डाउट में है, विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये मेरी सोच है पर्सनल। तो मुझे लगता है सर, अगले 1.5 महीने में और भी कोशिश बाहर से होगा इस देश में माहौल खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और भगवान ना करे इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, टू शो द गवर्नमेंट एज वीक। रशिया में इन लोगों ने झूठ बोल बोल के कि पुतिन का तबीयत खराब है, ये है वो है फलाना, जिनका रेजिम चेंज हो जाएगा, वो तो गया, ये को कुछ हो नहीं पाया। सडनली इन द मिडिल ऑफ नवेयर इतना बड़ा टेरर अटैक हो गया। सरप्राइजिंग इजंट इट? पुतिन तो, आई मीन, मुझे तो नहीं लगता कि पुतिन इज सपोर्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। और पुतिन का रिश्ता मिडिल ईस्ट में सबके साथ अच्छा है, तो सडनली ऐसा क्या हो गया कि पुतिन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आईएसआईएस? ये सोचने वाली बात है। मैं किसी पे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पहले ईरान में हुआ, फिर रशिया में हुआ, थर्ड कौन है? आईएसआईएस तो अब वही वाली बात है, हम किसी का नाम लगाएं तो फायदा क्या है, लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की ही देन है ये तो। और बनाया ही उसने, पुतिन ने 6 मिसाइलों के अंदर तो पूरा आईएसआईएस निपटा दिया था। और वो जो भगदड़ ऐसी मची कि पूरा यूरोप जल रहा है, और उसी के बच्चे जो है वो आईएसकेपी की फॉर्म में है। एग्जैक्टली तो जहां फिर, तक मुझे और समझ में दूसरी आता है। अच्छा, ईरान में जनवरी 2024 में एक अटैक हुआ। वो कासिम सुलेमानी उनका जो जनरल था, जिसको
अमेरिका ने मार दिया था, उसके सिमेट्री में शायद मोर देन 100 3 पीपल या डाइड। 4 जनवरी को। हाँ, एग्जैक्टली। अमेरिका सेट कि इसके पीछे आईएसआईएस है। ईरान ने क्या किया? बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा टुवर्ड्स पाकिस्तान, जैशुल अदल के ऊपर। रशिया में टेरर अटैक हुआ, बोला गया आईएसआईएस ने किया है, वेस्ट फिर से बोल रहा है। तो उनका एक मारिया जाकारोवा करके एक स्पोक्स पर्सन है, तो वो बोल रही है कि आई यू श्योर इट इज आईएसआईएस, दे आर आस्किंग व्हाट, व्हाइट हाउस। तो मुझे लगता है कि उसको पता है। तो इनका इनका है कि ताजिक मतलब रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को लेके कुछ करके, सो दैट रशिया फिर ताजिकिस्तान या कुछ और सेंट्रल एशियन देश को अटैक कर दे, फिर देखो बोलेगा देखो देखो रशिया कितना बुरा है, पुतिन एक्सपेंशनिस्ट है, ये सब। लेकिन पुतिन किया नहीं, तो उनको भी लगा कि यूक्रेन से फिर थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। सो एनीवेज द थिंग इज दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, नथिंग इज व्हाट इट सीम्स। ऐसा मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब मुझे लगता है कि इस देश में जो भी चल रहा है अभी, there are layers of invisible fights that the government is doing। ठीक है, इसीलिए और जो ये 20 मैं एक चीज उसमें जोड़ना हाँ, चाहूंगा, इसीलिए 24 से 29 का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो एग्जैक्टली। 14 से शुरू हुआ वो मेरे ख्याल अभी से तो सिर्फ आगे तक आगे फाउंडेशन नहीं आएगा। लेके गया। आप यस। तो सिर्फ फाउंडेशन फाउंडेशन यू हैव ओनली लेड द फाउंडेशन, ये तो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, अब तो रॉकेट लॉन्च होना बाकी है। तो यस। इसी वजह से ये जितने वेस्टर्न डीप स्टेट है, जो भी है, वो उनको जो भी कहेंगे, तो इनके ये इसीलिए फरफरा रहा है कि उनके जो पसंदी बंदा है नटवर लाल, तो वो हुआ नहीं। अब तो दे आर पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स कि कम से कम ये तो ना है मोदी जी। तो बट मोदी जी के भी दोस्त वेस्ट में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उन्होंने भी अपना बना के रखा है, वो कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। तो ये जो अभी आप सोचिए, कासिम सुलेमानी को मारा यूएस ने इराक में ड्रोन अटैक से। ये कितनों को मारा है कोई हिसाब तो है नहीं। चलिए, आपको लगा वो आपका दुश्मन है, ठीक है, वी डोंट इंटरफेयर। फिर आप दिखा रहे हो कि अरे इंडिया क्यों कर रहा है, तो उनका यह है कि डू व्हाट आई से, डोंट डू व्हाट आई डू। इनका अब तक यही चल रहा था, मैं जो कर सकता हूं वो तुम नहीं करोगे कोई भी चीज में, मैं पोल्यूशन कर सकता हूं तुम मत करो। अभी इनका प्रॉब्लम क्या है सर, ये जो क्लाइमेट चेंज लेके इतना कुछ बोल रहा है टुडे, एक टाइम तो दे आउटसोर्स्ड ऑल मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना, सम ऑफ इट इन इंडिया। अब ये जो एशियन कंट्रीज है, दे हैव बिकम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड दे आर इनोवेटिंग देयर ओन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। सो दे आर बिकमिंग अ कंपटीशन फॉर द वेस्ट। तो कैसे इसको बंद करें? नहीं, देखो ये जो अभी प्रोडक्शन कर रहा है इसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है, सो आई विल नॉट टेक दिस प्रोडक्ट। भाई तुम पोल्यूशन नहीं करते हो, तुम्हारे जितने बनाए हुए एक्टिविस्ट है, ये ग्रेटा थनबर्गर, वो उससे जितने सारे हैं इनके, एक बार फ्लाइट में जाता है एक जगह से दूसरी जगह टू से कि पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने जाती है, लेकिन जो प्राइवेट जेट में जाते हैं उससे एक जितना पोल्यूशन होता है ना, जिस देश में जाके बोलता है उस देश पूरा, उनके गरीब लोग शायद पूरे साल भर में उतना पोल्यूशन नहीं करते। मतलब वो कुछ लोग है ना, वो मटन खाते हुए बोलता है कि आई लव एनिमल्स, आई एम एन एनिमल एक्टिविस्ट, उस तरह के ये सारे हमारे देश में। अभी मोदी जी ने देखिए किस तरह के अवार्ड्स दिए, ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, इन लोगों को जो एक फ्रॉम नॉर्दर्न कर्नाटका है, जिन्होंने हजारों के तादाद में पेड़ लगाए। एक तो somebody फ्रॉम उड़ीसा, आई थिंक असम, जिन्होंने एक पूरा फॉरेस्ट तैयार कर दिया और लो प्रोफाइल में करते हैं उसको लेके, कोई मतलब इंस्टाग्राम के लिए नहीं करते। सो जेन्युइन जो अचीवर्स होते हैं, इसको आज देश, इनको आज पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग, द यंग पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग। आप देखिए, दे उनका ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो देश है ना उसमें सोशलिज्म हो और आप बर्बाद हो जाओ, सारे चीज मुफ्त में देके। तब वो आपको बोलेगा चलो जी $5 बिलियन लोन ले लो और आईएमएफ जो बोले वो सुनो, हम आपके लिए बोलेंगे आपके लिए सही कहा क्या है। और आपके देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने राह दिखाया, जो अपना कैपेसिटी तैयार कर रहा है, जो ग्लोबल कंपनी बन रहा है,
उसको नीचे दिखाओ, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया तो फिर वो अमेरिका जो लोग जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए वो तो इंस्पायर्ड हो जाएंगे इंडिया में रहने में, और इंडिया का अगर डेवलपिंग कंट्रीज का खुद का कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए तो वो तो डिपेंड करना बंद कर देगा डेवलप कंट्रीज के ऊपर। इसीलिए नैरेटिव स्प्रेड करो कि देखो ये तो कितने पोल्यूशन करते हैं, देखो ये तो चोर है। और फिर ह्यूमन राइट्स वाला इशू, अच्छा संजीव सान्याल ने रिसेंटली एक जहां जगह पे बताया, और मैंने भी आई हैड अ रिसेंटली, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आई रिटन अ रिसर्च पेपर ऑन दिस, कि ये जो ह्यूमन राइट्स वाला हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फलाना डिमका, ये जो निकालते रहते, संजीव चाजानाल ने 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। वो बोल रहे कि जितने सारे इंडेक्स निकल रहा है उसमें उमीदिया नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, 4 है मोस्ट ऑफ द, ये जो जितने इंडेक्स है यही फंड करते हैं। अब देखिए दे आर ट्राइंग टू शो कि इंडिया इज सच एन अनहैप्पी कंट्री, इतने दुखी देश है यार, उससे एज पर देम पैलेस्टाइन इज मोर हैप्पी देन अस, पाकिस्तान इज मोर हैप्पी देन अस। अब सोचिए, हंगर इंडेक्स निकाला, वहां पे दिखाया कि इंडिया में इतनी भूखमरी है, और हमसे बेहतर पोजीशन में श्रीलंका है जिसको $4 बिलियन का खाना और सब कुछ हम लोगों ने दिया जब वो बैंक्रप्सी की कगार पे थे। और पाकिस्तान ऐसा देश में जहां पे एक बोरी गेहूं के लिए 12-12 लोग लड़ाई कर रहा है और ड्रेन में गिर रहा है, लेकिन एज पर दिस इंडेक्सेस हम लोग भूख में मर रहे हैं। आपको पता है ये जो इनके जो वो होता है ना क्वेश्चन है, यू विल सरप्राइज, ये जितने इंडेक्स आते हैं इसमें व्हाट, हाउ मेनी पीपल डू दे आस्क? 3,000, 3 से 4,000। अच्छा सवाल पता है, सवाल मैं आपको बोल देता हूं, सवाल ऐसा होता है, मैं आपको, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक लेख लिखा हूं, आई डिड द रिसर्च, उसमें मुझे पता चला कि एक सवाल ऐसा है, क्या कभी ऐसा हुआ है आपको कोई चीज खाने को मन किया लेकिन आप खा नहीं पाए? अगर आपका मन किया लेकिन आप खा नहीं पाए, इसका मतलब आप इतने दुखी हो, आपका हंगर फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब मुझे हो सकता है कि वो 80 करोड़ लोगों को, जो समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक वेरी मॉडेस्ट फैमिली से हूं, उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे को हो सकता है कि दिन में 3 बार पर्याप्त खाना मिलता है, 4-4 चपाती, रोटी, सब्जी, दाल मिलता है। लेकिन अगर मेरा मन करे कि मैं एक आईटीसी में जाके खाना खाऊं, लेकिन मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, वहां पे जाके 5,000 रुपए का कॉफी और 10,000 रुपए का 2 चपाती, तो इसका मतलब है मैं इतना डिप्राइव्ड हूं, मैं कितना डिप्राइव्ड हूं। तो ऐसे बहुत सारे डिप्राइव लोगों का इन लोगों ने डेटा निकाला और बोला कि इतने दुखी है देश, इतने हंगर है। कैन यू सी, न्यूट्रिशनल वैल्यू से वो डिफाइन नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है कि यहां पे वो नहीं है, मतलब प्रेस फ्रीडम नहीं है। तो मैंने देखा कि वहां पे 4-5 लोगों का जो, अच्छा प्रेस फ्रीडम का मैं आपको बता देता हूं, 2 ऐसे छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट पकड़े गए थे बिफोर द 2023 इलेक्शन, जब वहां पे कांग्रेस का सरकार था। So they were freelancers who were accused of what? Extortion. एक जर्नलिस्ट को पकड़ा गया था इन कश्मीर ड्यूरिंग अ टेरर अटैक, उसके पॉकेट से प्रेस कार्ड निकला, तो उसके लिए वो जर्नलिस्ट हो गया। तो इसको क्योंकि पकड़ा, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेस फ्रीडम इन दिस, इन इंडिया। अच्छा गौतम नवलखा जो है ना, वो माओइस्ट, उसको भी ये लोग फ्रीलांसर बोलते हैं, फिर बोलते देखो देखो जर्नलिस्ट को पकड़ कर रखा है। आप डिटेल्स में जाओगे, यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ गेम दे आर प्लेइंग विद द माइंड। क्योंकि माइंड में क्या है सर, माइंड में एक चीज है, वेस्ट बोल रहा है तो जरूर सच ही बोल रहा होगा, और ये चीज मोदी जी तोड़ रहा है कि कॉलोनियल जो लेगेसीज है इसको तोड़ो। वेस्ट आज मेडिटेट कर रहा है, योगा एम्ब्रेस कर रहा है, और उनके जितने फास्ट फूड चेन है वो इंडिया में आ रहा है, भेज रहा है इंडिया में। सो इफ यू स्टॉप टेकिंग फास्ट फूड एंड इफ यू बिकम मोर ट्रेडिशनल इन योर अप्रोच, आप सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम कर रहे हो, यू आर डूइंग योगा मेडिटेशन, यू आर गोइंग टू द राम मंदिर, देन यू आर वेरी बैकवर्ड। आप बोल रहे हो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है जी, उनके लिए हु आर द बेस्ट पीपल फॉर देम, उनके एलिट, उनके लिए गुड इंडियंस कौन है? वो गुड इंडियन वो है जी सर
जो इंडिया को गाली देगा वहां पे जाके बुलेट ट्रेन में चढ़ेगा, फिर बोलेगा अरे बेकार है इंडिया, इसमें नहीं है देखो। लेकिन इंडिया में बुलेट ट्रेन होगा, सेमी हाई स्पीड रेल होगा, तो बोलेगा क्या पैसे का बर्बाद कर रहा है देखो मोदी जी। उनके लिए सरदार पटेल का स्टैचू या राम मंदिर के बारे में ये बोलेगा हॉस्पिटल बना लो, लेकिन वही लोग फिर आईफिल टावर के नीचे जाकर फोटो खींचेगा, बोलेगा देखो आई वेंट टू पेरिस, सच ए डेवलप्ड प्लेस, नॉट लाइक इंडिया। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे जाके फोटो खींचेगा, बोलेगा आई एम इन यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम अ न्यूयॉर्कर। ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं आज भी है बहुत सारे, उनको लगता है कि एक वेस्टर्न स्कॉलरशिप मिल गया तो इसका मतलब है नथिंग इज बेटर। तो फिर वो जो नैरेटिव तैयार करेगा, फिर वो आई एम अ ग्रीन एक्टिविस्ट, ये वो फलाना टिमका। यार 4 पौधे नहीं लगाए जिंदगी में, वो बन गया ग्रीन एक्टिविस्ट। लेकिन वेस्ट से आया है ना, हार्वर्ड से आया है, हार्वर्ड बोल रहा है। आप सोचिए, आप ये थोड़ा रिसर्च करके बताइएगा सर, कभी ग्रीन पीस ने अमेरिका में इंडस्ट्री तैयार करने के खिलाफ कुछ बोला है कि नहीं? ये सारे एनजीओ इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों आ जाता है? इंडस्ट्री यहां पे करोगे तो ट्राइबल वेलफेयर की बात आती है। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने क्या किया, पूरे अमेरिकन इंडियंस को बर्बाद करके रख दिया, कितनों को मारा तुम लोगों ने। रेड इंडियंस सो पूरी रेस व्हाट खत्म हो गई। व्हाट इज बीइंग डन नाउ? इंडिया इज, मैं आपको एक न्यूज देता हूं, इंडिया इज स्टार्टिंग इट्स ओन इंडेक्सेस। यस, और ये सिर्फ डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं, बहुत सारे इंडेक्स ऐसे आएंगे, वी विल जज देम। ये जो डिसइंफॉर्मेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, विक्टिमाइजेशन कार्ड, कल्चरली वी आर अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर सर। आज यूरोप जो दिखा रहा है ना कि वी स्टैंड विथ इजराइल, अरे बिफोर एनीबडी एल्स सबसे ज्यादा परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज तो यूरोप में हुआ था। तुम कौन सा रक्षक हो गए? आप ब्रिटेन की हिस्ट्री खोल के देखो, 1945 में जब लड़ाई खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उस टाइम आपको पता है दे वर नॉट अलाउइंग द ज्यूज फ्रॉम टू कम फ्रॉम यूरोप टू इजराइल, क्योंकि उस टाइम वो लोग चाहते थे कि जो ऑयल डिस्कवर हुआ, दे वांटेड टू कीप द अरब लॉबी हैप्पी, सो दे क्रिएटेड कंसंट्रेशन कैंप्स इन साइप्रस एंड देयर इज अ बुक कॉल्ड एक्सोडस। आप वो किताब में सबको बोलूंगा, लियोन यूरिस का लिखा हुआ एक्सोडस पढ़े, द ब्रिटिश डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी। आप लोगों ने $45 ट्रिलियन यहां से चुरा के ले गए, और इमेजिन हाउ मच दे हैव लूटेड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज दे वर देयर कॉलोनीज। उसके बाद आप ज्ञान देते हो डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की। इस देश में जितने फैमिन हुए थे सर, हर एक फैमिन के पीछे देयर इज अ रीजन। जो भूखमरी इस देश में, तो भूखमरी हो ही नहीं सकता इस देश में, लेकिन करा गया था, इंजीनियर किया गया था। यहां से खाना जाता था टू द वेस्ट, और आप ज्ञान देते हो ह्यूमन राइट्स की। सो दैट इज द थिंग, आई थिंक दे आर अ लिटिल वरीड नाउ कि ये तो नैरेटिव बदल रहा है पूरे दुनिया का। उनका प्रॉब्लम है कि गयाना का प्रेसिडेंट लताड़ रहा है बीबीसी को, पपुआ न्यू गिनी का प्रेसिडेंट मोदी जी के पैर छू रहा है, अफ्रीकन यूनियन को ये लोग मोदी जी G20 में शामिल कर लिया। आपने कभी सर, आपने कभी सुना है मेड इन अफ्रीका लैपटॉप? नहीं सुना है ना, क्योंकि यहां से कोबाल्ट और जितने रेयर अर्थ मिनरल्स इन लोग चुराते रहते हैं। क्या मिलता है इनको? कभी अफ्रीका में क्या किया? डिवाइड एंड रूल, सबको हथियार दो, लड़ते रहो। दे हैव नेवर एक्सेप्टेड। तो उनके लिए सिर्फ अभी इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम टू से कि यार काय का अफ्रीकन यूनियन, तो दे हैड टू एक्सेप्ट इट ग्रजिंगली, ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ा। चलो जी, अफ्रीकन यूनियन इज पार्ट ऑफ G20। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ लाके बिठा दिया। एग्जैक्टली, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया हो रहा है। उनके प्रॉब्लम ये, इनके लिए क्या है, वेस्ट इज वन, उस तरफ चाइना, बट ये तो इंडिया, उनको पहले लगा इंडिया चाइना की तरफ जाएगा, फिर वो इंडिया को खींचने लगा, फिर इंडिया, फिर इनको समझ में यार इंडिया तो खींचते भी नहीं आएगा, ये तो अपना ही खुद और कुछ बना रहा है।
खतरनाक है। इनका प्रॉब्लम यही पे है कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर सीखने लगे, बोलने लगे, अपने कल्चर में रूटेड हो जाए, तो दे विल नॉट बी फैसिनेटेड विद द वेस्ट। अब तक 1950 से दे हैव क्रिएटेड दिस ऑरा एंड फैसिनेशन फॉर द वेस्ट, कि वेस्ट में जाएंगे बेहतर लाइफ के लिए, वेस्ट का इंपोर्टेड सामान यूज करेंगे, डॉलर है, डॉलर में कमाता है तो बेटा सक्सेसफुल है, इंडिया में रह के रुपी में कमा रहा है तो थोड़ा गरीब है। ये जो मानसिकता है, ये ऑब्सेशन विद द वेस्ट, फैंसी फॉर द वेस्ट खत्म हो गया तो फिर वेस्ट तो वैसे ही ये तो हॉलो है, तो हवा है पूरा। So this is why I think this election is very important for us. And I'm telling you, I hope people understand this. ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि अरे पीछे बगल वाला ड्रेन खराब है, वो हालांकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, पंचायत का काम है, नहीं इसलिए मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। ये मानसिकता से लोगों को उभर के आना है, उनको समझना चाहिए मोदी जी ने क्या किया देश के लिए। 100 करोड़ लोगों को अपने देश में वैक्सीन बना के बेच दे के मुफ्त में, वो इमेजिन एट ए टाइम जब हमारे पास कैपेसिटी तो था लेकिन इससे पहले कभी किया नहीं, और उस टाइम बहुत फेस किया, कितना गाली पड़ रहा था। ऐसा था कि पश्चिमी देशों में लोग मर नहीं रहे थे, बट कोई सिमेट्री का फोटो नहीं दिखा रहा था, ये यहां पे शमशान घाट का फोटो दिखा रहा था। आप सोचिए किस तरह से आप उनके साथ डेवलपमेंट में तो कंपीट कर पाओगे सर, लेकिन कमीनापंथी कहां से लाओगे? तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। नाउ इट्स अप टू पीपल व्हाट दे, जैसे वो सोचेंगे वैसे उनको सरकार मिलेगा। बट पिछले 10 साल में ये जो, अब देखिए एक चीज, मोदी जी थ्रू मुद्रा योजना 26 लाख करोड़ सैंक्शन हुआ है, टोटल गया गया है शायद 23 लाख करोड़, 44 लाख करोड़ लोन दिया गया, जिसमें 8 करोड़ न्यू एंटरप्रेन्योर तैयार किया। पीपल हैव स्ट्राइव टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जमाने में सर देयर इज अ लिमिटेशन कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका कितने जॉब तैयार हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जमाने में। तो यू यूज टेक्नोलॉजी टू बिकम एंटरप्रेन्योर। गांव गांव में लोगों को जिनके पास एक्सेस नहीं था, एंड व्हाट हैज मोदी जी डन? he gave people access to sanitation, access to institutional financing, क्योंकि 50 करोड़ लोगों के पास तो पहले बैंक अकाउंट ही नहीं था। मैं देखा हूं, आई हैव बीन विटनेस सर, बैंक में बंदा गया अकाउंट खोलने, वो बोला बैंक मैनेजर, अरे तुम्हारे पास पासपोर्ट है? सर पासपोर्ट क्या होता है? नहीं है। अरे पासपोर्ट नहीं है तो कैसे बैंक अकाउंट बनेगा? तो एक काम करो, महाजन बगल में बैठा है, वहां से ले लो। तो बैंक अकाउंट खोल के 50 करोड़ करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल के, सैनिटेशन देके, टॉयलेट, वो जो स्वच्छ भारत से, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देके, आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट बेसिक फैसिलिटी देके 80 करोड़ लोगों का जो राशन दे रहा है, इसका भी एक नैरेटिव नेगेटिव चला जाए, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है, ये बकवास चीज है। तो जब इसका मतलब जिन लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया गया 100 करोड़ लोग, वो सारे गरीब है, बट यू आर गिविंग देम द सपोर्ट सिस्टम। एंड देन व्हाट आर यू डूइंग? यू एंड उनका सेल्फ एस्टीम अब बढ़ा रहे हैं। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग? आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके जैम ट्रिनिटी में, जनधन आधार मोबाइल में कनेक्ट करके, यू हैव सेव्ड अराउंड $27 बिलियन। आपने कितना पैसा दिया 10 साल में? 34 लाख करोड़। नाउ दीज पीपल जो हमेशा से डिपेंड कर रहा था सरकार के ऊपर, भाई अच्छा स्वनिधि, विश्वकर्मा, जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, रेडी पटरी में दुकान लगाने वाले, इनको आप फाइनेंस दे रहे हो टू एनहांस देयर बिजनेस कैपेसिटी। एंड व्हाट इज हैपनिंग? 8 करोड़ एंटरप्रेन्योर सर, आज कल अगर एक बंदे को एम्प्लॉय करे, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो जो लोग पूरा डिपेंडेंट था, नाउ दे आर प्रोडक्टिवली contributing towards the economy, both as a producer, second as a consumer. That is why India became almost a $4 trillion economy. So multidimensional poverty से लोगों को उठा रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रहा है,
प्रोडक्शन लिंक्ड इकोसिस्टम से यू आर क्रिएटिंग एन इको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से यू आर क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बढ़ाया नहीं दिया जा रहा था, बढ़ावा कभी दिया नहीं पहले. लॉज यू आर रिफॉर्मिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट इज एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो ये लोग चाहते नहीं है. तब तो मिराकल हो जाएगा. So that is why the ecosystem of the West and some in this country, fed by them, are working towards creating negativity, misleading extrapolation of data. ये जो ILO का रिपोर्ट आया उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात ही नहीं करता है. हाँ. क्या एग्जांपल देता है भाई, अरे 50,000 लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दे ट्राइड, जहां पे सिर्फ 5,000 जॉब था. तो दैट इज अ मेंटालिटी प्रॉब्लम. मैं आज भी दावे के साथ सर ये बोल रहा हूं यहां बैठ के आपके स्टूडेंट के लिए, आज इस देश में अगर कोई मेहनत करना चाहे, 10 से 5 का बाबू का नौकरी नहीं, मेहनत करना चाहे, उसके लिए नौकरी प्रॉब्लम नहीं है. आपको क्या चाहिए? हुनर चाहिए, आपको मोबिलिटी चाहिए. जहां नौकरी है वहां जाइए, नौकरी आपके घर में नहीं आएगा. और आपका अपना स्किल अपग्रेडेशन कीजिए. स्किल अपग्रेडेशन, मोबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड. फिर आप नौकरी भी आपको मिलेगा. आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहे आप वो भी कर सकते हैं. घर बैठे बाबू की नौकरी, ये सर जमाना खत्म हो गया. ये ILO को पूछिए कितना जॉब यूरोप में तैयार होता है. उनके तो ज्यादातर वो डिपार्टमेंटल स्टोर से ऊपर उठते नहीं, कोई वहीं पे नौकरी करते हैं. फिर चिल्लाते रहते हैं कि सारे आउटसोर्स हो गया इंडिया में. 140 करोड़ के देश में इतना कुछ जो किया गया, उसका तारीफ नहीं सुनोगे वेस्ट से कभी. इसका मतलब सही कर रहा है इंडिया, क्योंकि उनको ये चुभ रहा है, ये चुभ रहा है उनको, क्योंकि फाउंडेशन हैज बीन लेड. अब देखो 8 करोड़ एंटरप्रेन्योर से, मान लीजिए सर 50 लाख कल क्रिएट 100 करोड़ कंपनी ईच, वो कर देगा. जो छोटे छोटे गांव में है ना, छोटे छोटे शहरों में, इनमें हिम्मत, काबिलियत की कोई कमी नहीं है. जो कमी थी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग की, जो कमी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, वो आज दिया जा रहा है. चाहे वो स्वनिधि से हो, विश्वकर्मा से हो, बहुत सारी चीजें. So that is why they are upset, and they will create narrative, they will play on our fault lines. फॉल्ट लाइन के ऊपर प्ले कर रहा है. रेसिज्म वहां पे नहीं है, हमसे ज्यादा है. एंड आई हैव फेस्ड इट इन यूके, आई एम टेलिंग यू. इनके तरह रेसिस्ट, मैं किसी को एड्रेस पूछने गया था लंदन में सर, मैं से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, 10-12 साल. जा रहा था कहीं पे एड्रेस पूछने, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो पंजाबी है, गोरा है, मुझसे काफी ज्यादा गोरा है. तो मैं गया पहले पूछने, एक बंदा बैठा था, बोला है स्टे अवे, दिस इज हाउ आई वाज ट्रीटेड. तो मैंने अपने गोरे वाले जो मेरे भारतीय उसको भेजा, तो उसको बोला हाँ यस प्लीज टेल मी कैन आई हेल्प यू. फिर उसको लगा कि ये तो यार ये इंडियन हो ही नहीं सकता, ये तो शायद कोई वेस्टर्न यूरोपियन होगा या ईस्टर्न यूरोपियन होगा. ये रानी के सामने नतमस्तक होने वाले लोग हमें बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम, वैसे तो कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनली है दैट इज नॉट द कास्ट सिस्टम दैट इज दैट. और हमसे ज्यादा क्रिटिक कोई है नहीं उसका, जितने हम लोग क्रिटिक है. बट जो रानी के सामने नतमस्तक होते हैं वो हमें क्लास सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है. उनसे ज्यादा क्लास कहां पे है? कि रॉयल फैमिली, कौन सा रॉयल? इंडिया में आज कोई रॉयल फैमिली नहीं है, ब्रिटेन अभी भी है, सारे वेस्टर्न यूरोपियन देश में रॉयल फैमिली है. चलता कैसे उनका? गीता अगर कोई पढ़ा है सर, वहां पे लिखा है कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट ओरिजिनली was not about birth but about karma. और इंस्टेड ऑफ इरेडिकेटिंग कास्ट सिस्टम, ये आप देखेंगे दे विल ट्राई टू ब्रिंग दिस कास्ट सिस्टम बैक. कास्ट डिविजन का इनके तो एक पूरा इकोसिस्टम है, हार्वर्ड से लेके शब्दगा पे. ये मतलब कि किसी को अगर कोई वहां पे इंडियन आईटी कंपनी फायर भी करे फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो वहां पे भी वो कास्ट देखते हैं.
कौन से प्राइवेट कंपनी में, आईटी कंपनी में किसी का कास्ट देख के किसी को रिक्रूटमेंट किया जाता है सर, मुझे बताइए। सो एनीवेज, सो वी हैव अ लॉन्ग वॉर अहेड, ठीक है। और वो चाहेंगे कि हमारे फॉल्ट लाइंस बरकरार रहे, हम आपस में लड़ते रहे। इस देश में आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी मुसलमान को वैक्सीन या मुद्रा लोन या फिर आयुष्मान भारत में या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान है। एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। लेकिन एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं ताकि यूनिटी ना हो। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। और जिस तरीके से आपने समझाया है ना, दैट इज अल्टीमेट। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ऐसा एक कोई सेशन करना चाहता था जो 10 साल के अंदर जो चीजें हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि क्या होता है ना सर, बहुत सारी चीजें बोर्ड पर नहीं बताई जा सकती, वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में समझाई जा सकती है। जो आपने ये अभी जो सर किया उस चीज। हाँ ये जी। जो फ्रेजाइल 5 से मेजर 5 का जो इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन है, यस सर। इसका मॉडल जो है जैम ट्रिनिटी, दिस इज व्हाट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज कि आप एक्सेस टू फाइनेंस बढ़ाओ, आप उनका बेसिक सैनिटेशन इंप्रूव करो, उनका बेसिक हाइजीन इंप्रूव करो, हाउसिंग इंप्रूव करो, हेल्थ केयर इंप्रूव करो, दे विल बिकम कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी। ऑन्टरप्रनोरशिप को बढ़ाओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो सरकार ने लाया है, दीज आर द एलिमेंट्स जिससे यू आर डूइंग व्हाट, जो अंडर प्रिविलेज थे, जो इम्पोवरिश थे, उनको आप प्रोडक्टिव फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी बना रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक टाइम था सर, गरीबों का अकाउंट नहीं खोला जाता था, बैंक अकाउंट, कि अरे इसके पास पैसा नहीं है। आज इस देश में जो 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोला गया जनधन आधार जनधन योजना में, टोटल जो डिपॉजिट है 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। अरे बहुत तो पैसा ये सारे होता है। डेटा, छोटी छोटी सेविंग्स भी बहुत होती हैं। पूरी पूरी जिंदगी की सेविंग बैंक में रखते हैं लोग। और कई और मैं मामलों में हम तो। हैरान हूं, आप सोचिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो बोल रहे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। हाँ, बोला उन्होंने। मतलब आप सारी चीज फिर से नेशनलाइज करोगे, करके बर्बाद कर दोगे एयर इंडिया की तरह। सारे जितने इंडिया के एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके वजह से आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $750 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जिनके वजह से आज हमारे एक्सपोर्ट अच्छा है, इसीलिए $600 बिलियन के ऊपर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आप सारी चीज नेशनलाइज करोगे और एयर इंडिया की तरह बर्बाद करोगे, और फिर मुनाफा अपने पास रखोगे और लोगों को बोलोगे देखो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। हमें उसी उसी जमाने में वापस जाना है क्या, जहां पे गाड़ी के नाम पे सिर्फ एम्बेसडर होगा, प्लेन के नाम पे सिर्फ एयर इंडिया होगा। इंडियन एयरलाइंस जो था, चाइनीज सामान होंगे। और इंपोर्ट, सारी चीज इंपोर्ट करोगे, इम्पोर्ट सब होंगे, कुछ इंपोर्ट चाइनीज करो। सामान होंगे। इंडिया के इनोवेटर को बढ़ावा मत दो, उसको बोलो बाहर जाओ, अमेरिका में जाकर करो, बाहर। चाइना में जाकर करो, और वहां से इंपोर्ट करो। यही तो वो चाहते हैं सर। सर। अमेरिका तो वही चाहते हैं, चाइना तो वही चाहता है। और यहाँ उनके एजेंट वो जाते हैं। सर, हमारी और आपकी एक डिस्कशन हुई थी, रिक्वेस्ट है। आपने एक बार एक हमने डिसाइड किया था, और आपने कहा भी था, प्रॉमिस भी किया था, फ्रेजाइल 5 टू मेजर 5। इसके लिए मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी टाइम मिल जाए। ठीक है, मैं अभी करूंगा उसको लेकर। ठीक है, क्योंकि ये आज चीज शायद यहीं बहुत पे खत्म करना होगा, बट आज यही खत्म आई विल करना है। गिव यू आप टाइम। थोड़ा सा, हम लेट भी हो गए, जल्दी लेट नहीं, आप लेट हो गए हैं। आपका शायद एक सेशन भी है, माफ कीजिएगा, ज्यादा मुझे पता है। आपको ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार ये टाइम मिले ठीक मुझे। है, और ये विल मैं वर्क ऑन चाहूंगा जल्दी ही मिल जाए। खैर, जिस तरीके जी। से सर ने बताया, हम सबको सोचना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली सिचुएशन क्या है, कहाँ है। और अभी भी ना समझे तो भाई मत समझो। कई बार क्या होता है, ना समझने वाला इसलिए नहीं समझता क्योंकि वो समझना चाहता नहीं है। उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो समझना चाहते ही नहीं है। बाकी जो समझना चाहते हैं, एक बार सोचो
कि सर ने अभी बातें क्या बताई और पेशेंसली सोचोगे तो पता लगेगा 2014 से पहले जो इंडिया था, 4 से 14 के बीच में जो इंडिया था उसमें, और 14 से 24 के बीच में जो इंडिया है उसमें फर्क क्या है। वोट दूसरी एक लास्ट जरूरी है। शब्द मैं कहना चाहता यस हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो यस उसमें आप देखिए, पहली चीज तो है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन को छोड़ के, और मणिपुर के ऊपर अलग से हम शो कर सकते हैं, मणिपुर का जो वायलेंस हो रहा है या जो भी है वो आज का नहीं है, पुराना एक लेगेसी है। और जिस तरह से यस वहां पे मोदी सरकार ने नैरकोटिक स्टेट को बंद किया, इसके वजह से सब कुछ हो रहा है, समझ लीजिए। यस अच्छा, दूसरी चीज है, आप सबको मैं बोलूंगा 2004 से 14 के बीच शॉपिंग मॉल में जाना, हॉलीडे में निकलना एक डर की बात होती थी, कहीं पे कोई टेरर अटैक ना हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। तो वही देश में 2014 से 2024 के बीच आज मतलब ओपनली सब सेलिब्रेट कैसे कर पा रहे हैं? तो मतलब सरकार ने काम किया टेररिज्म को रोकने के लिए। पहले ब्रॉडबैंड का प्राइस क्या था, आज उस प्राइस कहां पे है, जिसके वजह से डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल है, जिसके वजह से यूपीआई हो रहा है, जिसके वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और इसी वजह से सर आप समझ लीजिए, जिसने ये करा किया है उसी को गाली देते हैं लोग। यस, मैं यही कह रहा था। मैं हैरान हो जाता हूं, लोग घर में बैठ के जियो के ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करके अदानी अंबानी के खिलाफ लिखते हैं। यस सर। आपके ना, माय लास्ट सेंटेंस, दुनिया में आपका अगर ग्लोबल ट्रेड बढ़ाना है, यू हैव टू इन्वेस्ट मैसिवली इन सच सेक्टर्स जहां पे रिटर्न जल्दी नहीं आते, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाता है। एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, रिसर्च इन एरिया जहां पे सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अदानी वो कर रहा है सर। आज दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इज अदानी। आपके अगर ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर एक इंडियन होगा, आप इमेजिन कीजिए उसका इंपैक्ट आपके ट्रेड के ऊपर क्या पड़ेगा। और फिर मैं आप सोचिए कि सॉरी सॉरी क्यों ये सॉरी मैं लोग इंडिया के खिलाफ है। मैं सर सॉरी। एक बिफोर आई फॉरगेट, अदानी, अंबानी या बिरला, ये सारे कंपनीज को वैसे गाली इसलिए भी पड़ता है बिकॉज दे आर फैमिली रन बिजनेस हैविंग फैमिली वैल्यू सिस्टम्स। और ये फैमिली वैल्यू सिस्टम जहां पे अपने बेटे की शादी में मुकेश जी खुद खाना परोसते हैं और बेटे से परोसा, बेटे को सबको बोलता है, ये जो एक यूजिंग वेल्थ फॉर ग्रेटर ह्यूमैनिटी, ये इनके खिलाफ है। आप समझिए कि दे आर अगेंस्ट अदानी एंड अंबानी बिकॉज ऑफ द फैमिली वैल्यूज दे कैरी एंड दे डोंट वांट दैट। और मुझे लगता है कहीं पे आई थिंक इंडियन इन कंपनीज आर आल्सो रियलाइजिंग इट। इसी वजह से रिसेंटली देयर वाज अ टाई अप विद अदानी, बिटवीन अदानी एंड अंबानी ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस एरिया। अदानी के एक पावर प्लांट में 26% स्टेक लिया है रिलायंस ने। I think Indian companies must come together rather than having this obsession for the West. हमारे इंडस्ट्री दुख की बात है, सम ऑफ देम स्पेंड मनी, डोनेट मनी, गिव ग्रांट्स टू हार्वर्ड्स ऑफ द वेस्ट, जहां पे इंडिया के खिलाफ क्या किया जाए वो सिखाया जाता है। वी नीड नेशनलिस्टिक यूनिवर्सिटीज कमिंग अप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। आई एम डन सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। अल्टीमेटली आपने जो बोला दैट इज ऑसम। और मैं अब आपको दो तीन बार, कम से कम दो तीन बार तो और ज्यादा चाहूंगा, जब तक ये इलेक्शन चल रहे हैं ना, हॉट टॉपिक्स ऐसे होंगे सर, जरूर। और वो आप ही समझा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें वो फ्रेजाइल 5 टू जो दूसरा मेजर 5, इसके अंदर ये तो मुझे ठीक, आपसे बहुत जल्दी टाइम चाहिए। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस तरीके से थैंक आपने टाइम दिया। और हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं, दर्शक हैं, उन सबके लिए भी सर के इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा। पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, सब चीजें इसमें मिक्सअप है, खिचड़ी बनी। खैर सर, थैंक यू। और सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।